इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, एंगुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंटरव्यू देना चाहते हैं एंगुलर, जो एक्सपीरियंस है, चाहे फ्रेशर हो, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपको आने वाले हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन एक जगह पे नहीं मिलेंगे, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और बहुत सारे डिस्क्रिप्शन भी मैंने अच्छा प्रिपेयर किया है ताकि आपको समझ सके, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन्स है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन्स है इन एवरी इंटरव्यू। बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन्स। और मैं इस टॉपिक को 3 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। जो पहला पार्ट में 10 क्वेश्चन, सेकंड में 10 और थर्ड में 5। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है? अगले क्वेश्चन्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे में ज़्यादा तो मैं वीडियो एडिट नहीं करता, जैसा हूँ वैसा ही मैं वीडियो डालता हूँ। तो प्लीज़ कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ इग्नोर करें, ठीक है? तो आज जो हम 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, उसमें से ये जो 10 क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन बताऊँगा एंगुलर सेंट्रिक अप्रोच का, कि इंट्रोडक्शन आपको कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए। एंगुलर सेंट्रिक में आप मतलब जो भी इंटरव्यू देना चाहते हो आप, तो एंगुलर को मतलब सोच के ही आपको देना है। अगर एंगुलर एप्लीकेशन के लिए आपके पास ओपनिंग आई है और उसके लिए आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो, तो उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? व्हिच वर्ज़न ऑफ एंगुलर डिड यू यूज़? एंगुलर की कौन-सा वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हो और उसमें कौन से फीचर है? ये तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है? तो हाउ डू यू क्रिएट द न्यू एप्लीकेशन, एंगुलर एप्लीकेशन, और फुल स्टेप आपको बतानी होती है। और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जेएस एंड एंगुलर। ये जो सारे क्वेश्चन्स है फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और एंगुलर एप्लीकेशन फ्लो क्या है? एनजी कंटेंट, एनजी टेम्पलेट, एनजी टेम्पलेट और एनजी कंटेंट क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, एंगुलर क्या है? एंड हाउ कैन यू अचीव द हूक्स इन एंगुलर? एंड व्हाट आर द एंगुलर लाइफ साइकिल हूक्स? एंड व्हिच इज़ वन इज़ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन लाइफ साइकिल हूक्स? तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और व्हाट आर द डायरेक्टिव्स एंड डेकोरेटर्स इन एंगुलर? ये जो 10 क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं, और मैं सारे 20 के मेरे पास 25 का क्वेश्चन्स का जो लिस्ट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने भी रिसेंटली इंटरव्यूज़ दिए, तो मुझे पता है कि मैं कौन से मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, ताकि आपको इससे हेल्प हो सके। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ, ठीक है? तो अभी तो चैनल को कम से व्यू आ रहे हैं मेरे, तो मेरा चैनल नया है, तो आप अगर सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हमारा पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन एंगुलर सेंट्रिक अप्रोच इज़ वेरी इंपोर्टेंट एक्चुअली। एंगुलर के हिसाब से आपको इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको एंगुलर के लिए आपको जाना है, एंगुलर का इंटरव्यू है, तो आपको आपके इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंगुलर को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सके कि आपका एंगुलर में एक्सपीरियंस बहुत है। अगर आप दूसरे मतलब टेक्नोलॉजीज़ को लेके आओगे, तो उनको लगेगा कि आप एंगुलर के बिहाइंड से नहीं, सेंट आपको क्या रखना है टारगेट, कि आप एंगुलर के लिए जा रहे हो, तो आपको एंगुलर देखना है। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाना है कि वो एंगुलर के लिए लेने ही वाले हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी एंगुलर है। तो उसके हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो वो कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो angular centric introduction typically involves showcasing your knowledge and experience and expertise in Angular while highlighting its importance in your career और प्रोजेक्ट वर्क। आपके प्रोजेक्ट वर्क में आपको दिखाना चाहिए कि आपके एंगुलर में कितना एक्सपीरियंस है और कितना वर्क आपने किया है। Mention the years of experience you have in Angular, highlight the version of Angular you are using, briefly explain the project you are built using Angular। आपको ऐसे बताना है कि आपको जो भी इंट्रोडक्शन दे रहे हो आप, जो टेक्निकल एक्सपीरियंस होता है, आगे फ्रेशर को तो ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता कि एंगुलर सेंट्रिक अप्रोच कैसा है, बट एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि आपका प्रोजेक्ट में क्या किया। उनको देखना होता है कि आपको कौन से टेक्नोलॉजी में आप एक्सपर्ट हो, और आपको अगर एंगुलर में आप लेके आओगे इंट्रोडक्शन में भी, तो अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि नॉर्मल आप इंट्रोडक्शन देते हो तो उस हिसाब से हमेशा आपका इंट्रोडक्शन होता है। वो हमेशा पूछते हैं, हमेशा एक्सपीरियंस लोगों की, आप टेक्निकली एक्सपीरियंस कैसे मतलब कैसे शोकेस करते हो आपका। इंट्रोडक्शन आपको टेक्निकली पूछेगा कि आपने स्किल्स क्या-क्या किए, आपने कौन सी कंपनीज़ में अभी तक काम किया है, और कौन से टेक्नोलॉजीज़ पे आपने काम किया है, तो वो सारा पूछेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंगुलर का ही दिखाना है कि मुझे ये एक्सप्लेन है, मैंने एंगुलर पे इस पे काम किया है, इस प्रोजेक्ट में काम किया है, ठीक है? तो एग्जांपल, आई हैव ओवर 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद एंगुलर। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है एंगुलर के साथ, और प्राइमरी वर्ज़न जो मैं वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, वो 8 से लेके 15 तक है, ठीक है? और इन माय रिसेंट प्रोजेक्ट आई हैव डेवलप्ड डायनामिक एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशन यूजिंग एंगुलर कंपोनेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, ठीक है? तो मैंने आर्किटेक्चर जो यूज़ किया है वो कंपोनेंट ड्रिवन है। मैंने वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है, उसमें डायनामिक और स्केलेबल वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है। तो ये सारा आपको बताना है, तो उसको लगेगा ताकि आप एंगुलर में कहाँ काम किया है ऐसा करके, तो प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछेगा, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है? तो आपको टूल्स के रिलेटेड भी आपको बताना है कि आप अगर फुल स्टैक डेवलपर हो, तो शायद डॉटनेट में आपने डॉटनेट के साथ एंगुलर पढ़ा होगा। डॉटनेट में आपको डॉटनेट कोर, टाइपस्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये सारे स्किल्स आपको है आपके पास, तो आप बता सकते हो, ठीक है? और आपकी एबिलिटी दिखानी है अगर आपको फुल स्टैक है तो आपको, ठीक है? तो लाइक एग्जांपल, I have the extensive experience in integrating Angular with .NET Core for backend services, TypeScript for TypeScript coding, and the Bootstrap for responsive UI design।
तो ये सारे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि आपको इंट्रोडक्शन किस हिसाब से देना है। ऐसे नहीं कि आपने इंट्रोडक्शन में सारा का सारा एंगुलर का ही देना है, बाकी सारे प्रोजेक्ट का भी देना है, बट उसको ज़्यादा फोकस नहीं लाना है, ठीक है? फोकस किसके लिए लाना है? आपके एंगुलर के लिए लाना है, ठीक है? शो योर पैशंस फॉर एंगुलर, इट्स रोल इन मॉडर्न वेब डेवलपमेंट, और एंगुलर का क्या रोल है मॉडर्न डेवलपमेंट में, तो आपको वो भी आपको दिखाना है कि आपका पैशन आप एंगुलर की तरफ खिंचाव कितना ज़्यादा है। तो ऐसा दिखा सकते हो, एंगुलर एबिलिटी टू बिल्ड मेंटेनेबल and scalable application is excites me and I enjoy the keeping up its evolving ecosystem to deliver innovation solution। तो ये जो लास्ट का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर वो पूछे तो आपको बताना है, ठीक है? कि आप एंगुलर में ही क्यों आना चाहते हो? फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और जो पहले 2 क्वेश्चन्स हैं, वो आपको इंट्रोडक्शन में बताने हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर टेक्निकली हो, तो आपको ये सारे वो आगे के 2 एग्जांपल है, उस हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन में आपको ऐड करना है। तो इंट्रोडक्शन आपको इस हिसाब से देना है कि आप सिलेक्ट हो सको, ठीक है? तो काश या शायद आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलो आगे चलते हैं, और अगर आपको अलग से कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट कर देना, ताकि मैं उस क्वेश्चन को भी ऐड कर सकूँ मेरे थर्ड पार्ट में, ठीक है? एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच वर्जन ऑफ एंगुलर डिड यू यूज़ एंड व्हाट आर द न्यू फीचर्स इन दैट स्पेसिफिक वर्जन? आपने किस वर्जन का एंगुलर वर्जन यूज़ किया है और कौन सा फीचर? ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस लोगों के लिए 101% आएगा कि आप किस वर्जन पे आपने काम किया है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप सारे वो फीचर्स एंगुलर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, ये सारे क्वेश्चंस के जो आपके फीचर्स हैं वो आपको देख लेने हैं कि आपने किस वर्जन पे अभी करंटली आप काम कर रहे हो, तो वो भी आपको चेक करना होगा। ठीक है? तो एंगुलर डॉट जेसन फाइल रहती है या पैकेज डॉट जेसन फाइल रहती है, उसमें आपको सारे पैकेजेस के वर्जन्स मिल जाएँगे, तो आप उधर भी चेक कर सकते हो कि आप किस वर्जन पे काम कर रहे हो, या आप कमांड से भी टर्मिनल जो है आप उस पे भी आप चेक कर सकते हो। आप ऑनलाइन चेक करें कि हम कैसे वर्ज़न चेक कर सकते हैं, तो आप उसपे भी चेक कर सकते हो। एनजी वर्ज़न डाल के भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो आपको सारे क्वेश्चन्स करके जाना है, ठीक है? तो मेंशन द एंगुलर वर्ज़न यू हैव वर्क्ड विथ। फॉर एग्जांपल, आई हैव वर्क्ड विथ एंगुलर वर्ज़न 8 एंड थ्रू द 15 एंगुलर 8 टू थ्रू इन माय प्रोजेक्ट। एक्चुअली 8 से लेके 15 तक मैंने वर्ज़न पे काम किया है मेरे प्रोजेक्ट्स में। तो आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है? तो एंगुलर 8 में क्या-क्या फीचर्स है? वैसे तो एक लोडिंग में जैसे आईवी प्रीव्यू, लेज़ी लोडिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एंगुलर 8 में, तो आप करके जाना है आपको कि कौन से नए फीचर्स है जो हमारे एंगुलर 8 में आए हैं और बाकी जो वर्ज़न है उसमें आए हैं। एक्चुअली मैं आपको डिटेल में समझा सकता, बट एक्चुअली जो फीचर्स है उसके लिए अलग से टॉपिक बन सकता है इधर, क्योंकि मैं इसमें ही ऐड करते जाऊँगा तो वीडियो लंबा खींचेगा। तो आप देख सकते हो, अगर आप ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी फीचर है एंगुलर 8 में, बट मैंने जो ऐड किया वो 3 ही है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वही ऐड किए, ठीक है? और एंगुलर 9 में वैसे आईवी इंजन, रेंडरिंग इंजन, इंप्रूविंग टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट, टाइपस्क्रिप्ट में बदलाव, वेब पैक में बदलाव, टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन भी वो नया-नया लाते रहते हैं, जो इश्यूज रहते हैं उसको भी वो इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं। एप्लीकेशन को, मतलब जो फ्रेमवर्क है उसको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए ट्राई करते हैं। एप्लीकेशन टाइपस्क्रिप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाने का ट्राई करते हैं। तो हर वर्जन के साथ एक नया-नया चेंज आता ही रहता है। तो आपको कौन-सा वर्जन में कौन से एक नया फीचर आया और आपने कौन-सा यूज़ किया है रिसेंटली, तो वो आपको भी याद रखना है। जैसे एंगुलर 10 में हॉट मॉडल रिप्लेसमेंट आया है, जैसे कि हम एप्लीकेशन रन करते के साथ हम कोडिंग में चेंजेस कर सकते हैं और एप्लीकेशन बंद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली हम जहाँ पे चेंज करेंगे वो डायरेक्टली रिप्ले होगा अपने एप्लीकेशन के साथ, रनिंग के साथ, एक्चुअली उसको हॉट मॉडल रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये सारे बहुत नए-नए फीचर्स हैं, आपको इसका मतलब देख लेना है कि क्या-क्या पूछेंगे, ठीक है? एंगुलर 15 में क्या-क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है, डायरेक्ट टू कंपोजिशंस किया है। तो आप बता सकते हो कि देखिए एक्चुअली ज़्यादातर टाइपस्क्रिप्ट वर्जन चेंज होता है, कॉमनली मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ आंसर ना हो, तो आप ये बता सकते हो कि टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन चेंज किया गया है, टाइपस्क्रिप्ट अपडेट किया गया है, वेब पैक का वर्जन चेंज किया गया है, वेब पैक में चेंजेस है, और कुछ नए जो इश्यूज़ थे ट्रबल शूट किया गया है उन्होंने। क्योंकि आप एक कॉमन आंसर दे सकते हो, आपके पास कुछ आंसर ना हो तो, क्योंकि ये चेंजेस कंपल्सरी होते ही नए वर्जन के साथ, ठीक है? तो आप ऐसा बता सकते हो, इन माय लास्ट प्रोजेक्ट आई यूज्ड एंगुलर 14 leverage standalone components to specify application structure. Additionally, I work extensively with type reactive forms, which is improve maintainability and debugging. तो ऐसे में आप समझा सकते हो कि आपको कैसे समझाना है, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो क्वेश्चन देख लो, व्हिच वर्जन ऑफ एंगुलर डिड यू यूज़? आपने किस वर्जन का एंगुलर यूज़ किया है, जो आपने यूज़ किया है वही बताना है, और आपको उसके भी रिलेटेड फीचर्स भी करके जाना है। वो फीचर्स पूछेगा ही पूछेगा, आपने एंगुलर का वर्जन बताया तो फीचर्स पूछेगा, ताकि एंगुलर 8 और 9 का डिफरेंस क्या है, एंगुलर 10 और 11 का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पूछते हैं हमेशा। तो आपको सारे डिफरेंस करके जाने हैं, और आपने जिस पे काम किया, आपने समझ लो 8 और 9 पे काम किया है, आप बोलोगे 8 टू 10 तक काम किया है, तो बोलेगा 8 और 10 में क्या डिफरेंस है और 8 और 9 में क्या डिफरेंस है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये करके जाना है, ठीक है? और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू क्रिएट द न्यू एंगुलर एप्लीकेशन, एक्सप्लेन द फुल स्टेप। जो एंगुलर एप्लीकेशन है उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं, आपको फुल स्टेप आपको बताने हैं कि हाउ डू वी क्रिएट द न्यू एंगुलर एप्लीकेशन, कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो पहले तो हम नोड.जेएस इंस्टॉल करते हैं।
Node.js के ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है? वो आपके विंडोज़ के लिए भी होगी, आपकी iOS के लिए भी होगी, वो अलग-अलग है। विंडोज़ के लिए आपको 64 के लिए आपको डाउनलोड करना है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है? एंगुलर रिक्वायर्स Node.js बिल्डिंग द सर्विंग द एप्लीकेशन, बिल्डिंग और सर्विंग के लिए आपको Node.js रिक्वायर होती है। उसके लिए आपको इंस्टॉल वेरीफाई करनी है। अगर इंस्टॉल कर लिया, तो उसके लिए कमांड हम नोड डैश वी कर सकते हैं और npm डैश वी कर सकते हैं, ठीक है? और सेकंड है, आपको एंगुलर CLI इंस्टॉल करना है। एंगुलर CLI हमारा एक टूल है, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसके वजह से हम एप्लीकेशन को डायरेक्टली कमांड देके हम उसमें कंपोनेंट इंस्टॉल करते हैं, या सर्विस बनाते हैं, या पाइप बनाते हैं, या डेकोरेटर्स, सारी कुछ हम कुछ भी बता देते हैं, हम एप्लीकेशन बनाते हैं, वो कमांड लाइन इंटरफेस से ही बनाते हैं, जो हमारा मैनेज करता है एंगुलर एप्लीकेशन को, हमें रन कैसे करना है, हमें ngS कमांड डालनी है, हमने npm अपडेट करना है, हमने ये वर्जन अपडेट करना है, एंगुलर CLI का वर्जन अपडेट करना है, उसमें हम सारा यूज़ करेंगे जो एंगुलर CLI का काम है। तो हम उसके लिए हम कमांड डालते हैं npm install -g एंड @angular/CLI, ठीक है? और वेरीफाई करते हैं इंस्टॉलेशन की हुई है कि नहीं हुई है, वो ng वर्जन डाल के हम चेक करते हैं। तो सारी स्टेप देखना है आपको ध्यान से, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि आप इंस्टॉल कैसे करते हो। फ्रेशर को तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये करके ही जाना है, ठीक है? और एंगुलर से नया एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम? तो आपको एप्लीकेशन अगर क्रिएट किया है, अगर समझ लो हमने कमांड CLI टूल यूज़ किया, उसमें आपको कमांड हिट करना है। क्या हिट करना है कमांड आपको? ng न्यू एंड वो प्रोजेक्ट का नाम डालना है, ठीक है? ng न्यू एंड वो प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो, जो कॉम्प आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा उसमें, और प्रोजेक्ट बनेगा, उसमें सारे बीन होगा, सोर्स फाइल होगी, सोर्स फाइल में आपके सारे सर्विसेज पाइप वगैरह सारा कुछ बनेगा, ठीक है? मॉड्यूल सारा कुछ बनेगा। तो आपको जहाँ पे प्रोजेक्ट आपको डालना है, उसका पाथ आप सिलेक्ट करो, और वहाँ पे आप ऐसे सीडी और पाथ डाल के, वहाँ पे आप ng डाल के आप प्रोजेक्ट डाल सकते हो, ठीक है? दिस CLI विल बी प्रोमोट यू टू ऐड द एंगुलर राउटिंग। अगर आपको एंगुलर राउटिंग के लिए आपको पूछेगा कि राउटिंग डालनी है कि नहीं, आपको पूछेगा येस और नो, तो आपको येस करना है, ठीक है? कमांड में CLI में पूछेगा, ठीक है? तो अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, आपको पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है कि सोर्स फाइल में मैंने बोला कि सारे सारे कंपोनेंट्स, सारे सर्विसेज, सारा कुछ होगा, जो हमारा जो होगा वो सोर्स फाइल में ही होगा, ठीक है? और सोर्स फाइल के जो बाहर जो फ़ोल्डर्स रहते हैं और फाइल्स रहती है, वो angular.json और package.json रहती है। हमारा जो ऐप है, उसमें हमारा मेन एप्लीकेशन कोड रहेगा, जिसमें हमारे ऐप के जो कंपोनेंट मॉड्यूल सर्विस ऐप के अंदर बनेंगे, सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर बनेंगे। जहाँ भी हमारा एंगुलर एप्लीकेशन तैयार हुआ है, जैसे हमने कमांड डाली ng न्यू और एप्लीकेशन नेम दिया, उस एप्लीकेशन नेम के हिसाब से जो भी हमने पाथ प्रोवाइड किया है, उस पाथ पे जाके वो एप्लीकेशन स्टोर होगा, मतलब क्रिएट होगा। और क्रिएट होने के बाद हमें उसमें देखना है, हमने ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड में वो पाथ डाल के, और जो ओपन होगा विजुअल स्टूडियो में, तो उसमें सोर्स करके एक फ़ोल्डर होगा, उसमें आपको जाना है, उसमें ऐप करके होगा, तो उसमें सारे हमारे एप्लीकेशन कोड बना हुआ होता है, उसमें कंपोनेंट्स, मॉड्यूल, सर्विसेज बने हुए थे, और एनवायरनमेंट में हमारे जो कॉन्फ़िगर फाइल्स रहती है, वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? Angular.json, अब मतलब एनवायरनमेंट में आप डिफरेंट वो एनवायरनमेंट आप सेट कर सकते हो, जैसे प्रोड वर्जन हुआ, जैसे टेस्ट वर्जन हुआ, टेस्ट एनवायरनमेंट हुआ, तो सारे आप कर सकते हो एनवायरनमेंट के हिसाब से, जैसे जो भी आप चेंज करना चाहते हो हमारे रन टाइम पे, आप वो कर सकते हो, ठीक है? एंगुलर जेसन फाइल में हमारे सारी जेसन्स डेटा रहता है, जो CLI रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है, और पैकेट.json में हमारे सारे प्रोजेक्ट से डिपेंडेंसी रहती है, जो हम एप्लीकेशन के दौरान हम जो भी थर्ड पार्टी हम यूज़ करते हैं, उसको सारे वर्जन आपको इसमें मिल जाएँगे पैकेट.json में, ठीक है? और ये एडिशनल है, हमारे कंपोनेंट मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि कंपोनेंट और हम मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है? तो वो कंपोनेंट क्या है, मॉड्यूल क्या है, हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो अभी पर्पस है कि हम जो क्रिएट एप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो वो हमको हमें बताना है, ठीक है? फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो हमारी बिल्ड करनी है एप्लीकेशन आप, और प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन में हमें बिल्ड करनी है, तो बोलेगा हमें, जो भी एक्सपीरियंस है उसको पूछेगा कि हम एप्लीकेशन प्रोडक्शन में कैसे पब्लिश करते हैं हमारे एंगुलर एप्लीकेशन। तो आपको बताना है कि हम कमांड देते हैं ng build -hyphen prod करके। तो ऐसी कमांड डालने के बाद हमारा जो प्रोड डालने के बाद हाइपन प्रोड क्यों देते हैं दोस्तों? क्योंकि प्रोड डालने के बाद हमारी बंडलिंग और मिनिफिकेशन एक परफेक्टली होती है, और जो अननेसेसरी थिंग्स है वो निकाल के बाहर फेंक देता है, ताकि हमारे प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा उनको परफॉर्मेंस मिले। इसलिए वो हाइपन प्रोड यूज़ करता है, जैसे भी हम कमांड पास करते हैं। तो उस बनाने के बाद डिस्ट फ़ोल्डर है हमारी उसी एप्लीकेशन के फाइल्स में, वहाँ पे आप ऊपर देखोगे डिस्ट करके रहेगा। तो डिस्क करके फ़ोल्डर में ये सारी फ़ाइल आपकी पब्लिश हो जाएगी। तो आपको वो फ़ाइल उठानी है, और जो भी आप आईएएस सर्वर, केस्टल जो भी कुछ भी हो, आपको वहाँ पे पब्लिश करनी है, तो आप उसका पाथ आप दे सकते हो, ठीक है? तो वैसे आप पब्लिश कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा हाउ टू क्रिएट अ न्यू एंगुलर एप्लीकेशन। तो मैंने जो सारी स्टेप बता दिए, कुछ भी आपको इश्यू हो इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो बना सकूँ, ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जेएस एंड एंगुलर? यही फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे एक्सपीरियंस लोगों को भी बहुत बार पूछते हैं, बट फ्रेशर्स को इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, क्योंकि एंगुलर जेएस एंगुलर, तो इसका डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है?
तो एंगुलर जेएस जो स्टार्टिंग हुआ था एंगुलर का 1 पॉइंट समथिंग से, वो एंगुलर जेएस है, ठीक है? और उसके आगे एंगुलर है, ठीक है? तो एंगुलर जेएस का आर्किटेक्चर हमारा एमवीसी में है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, और एंगुलर का हमारा कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, कंपोनेंट सेंट्रिक हम एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं। बट एंगुलर जेएस में ऐसा नहीं है, मॉडल व्यू कंट्रोल हम अलग-अलग हम रखते हैं। एंगुलर जेएस में मॉडल और कंट्रोल के हिसाब से हम बनाते हैं, और हमारी जो एंगुलर जेएस में जो एप्लीकेशन यूज़ होती है वो जावास्क्रिप्ट है। और आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट कौन अंडरस्टैंड करता है? ब्राउज़र सिर्फ़ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, जावास्क्रिप्ट पढ़ता है, वो अदर लैंग्वेज नहीं पढ़ता। तो एंगुलर जो है, वो टाइपस्क्रिप्ट में बनी हुई है, और टाइपस्क्रिप्ट है सबसेट सुपरसेट है ऑफ जावास्क्रिप्ट का, ठीक है? तो टाइपस्क्रिप्ट कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में विथ हेल्प ऑफ एओटी। वो आपको मैं बाद में बताऊँगा कि ये कैसे करता है, ठीक है? तो टाइपस्क्रिप्ट हमारी कन्वर्ट होती है जावास्क्रिप्ट में, फिर रन होती है ब्राउज़र पे, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ़ अंडरस्टैंड होती है ब्राउज़र को, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन लिमिटेड सपोर्ट है एंगुलर जेएस में, पर एंगुलर में हमारा डिपेंडेंसी इम्प्रूव करके दिया है, ठीक है? और डायरेक्टिव्स कौन से यूज़ होते हैं एंगुलर जेएस में? ngbind, ngmodule एंड सम बिल्ट इन डायरेक्टिव्स भी है, बट इसमें मॉडर्न है ngif, ngFor, ngClass, एंड मोबाइल सपोर्ट एंगुलर जेएस में कम है, जैसे कि एंगुलर में बहुत ज़्यादा है। और एंगुलर जेएस में लिमिटेड टूल सपोर्ट किए हैं डिबगिंग डिबगिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट डिबगिंग टूल्स ज़्यादा तो नहीं है, लिमिटेड सपोर्ट है। बट इसमें टाइपस्क्रिप्ट में हमारे CLI टूल है जो आपको सपोर्ट देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आप एंगुलर एप्लीकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलती रहती है, कुछ नए अपडेट मिलते रहते हैं, नए फीचर मिलते रहते हैं। और राउटिंग की बात करें तो एंगुलर जेएस में हमारा एनजीओ राउट होता है यूज़, और सॉरी, ठीक है? और हमारा एंगुलर में होता है एंगुलर स्लैश राउटर करके। तो इसमें लेज़ी लोडिंग भी यूज़ होती है। आपको लेज़ी लोडिंग पता होगा कि जब भी हम कौन-सा भी मॉडल हम चाहते हैं कि वो लोड हो जाए, जो भी हम मॉडल पे काम करना चाहते हैं, तो हम लेज़ी लोडिंग यूज़ करते हैं ताकि हम वही कंपोनेंट लोड करें या वही मॉडल लोड करें जो हमें उसकी ज़रूरत हो। बाकी की मॉडल मतलब लोड होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा टाइम भी लेता है, और फ़ास्ट फ़ास्ट होने के लिए हम लेज़ी लोडिंग यूज़ करते हैं ताकि वही मॉडल लोड हो जो हमें उसकी ज़रूरत हो, ठीक है? और मॉडुलरिटी की बात करें तो एंगुलर जेएस ज़्यादा मॉड्यूलर नहीं है, क्योंकि एंगुलर जेएस है हाईली मॉड्यूलर है, क्योंकि उसमें एनजी मॉडल यूज़ होते हैं। और एनजी मॉडल्स की यदि बात करें तो एनजी मॉडल हमारे जो सारे मॉडल्स बन के हमारे एप्लीकेशन बनते हैं, ताकि जैसे स्टूडेंट मॉडल हुआ, जैसे एम्प्लॉयी मॉडल हुआ, और एम्प्लॉयी मॉडल के अंदर हम बहुत सारे कंपोनेंट बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, पाइप बनाते हैं। तो और ये मॉडल के हिसाब से हमारी राउटिंग होती है, तो उसको हम लेज़ी लोडिंग बोलते हैं कि हमारा एक ही जो मॉडल है वही लोड हो, ठीक है? और एंगुलर जेएस में हमारे बैकवर्ड सपोर्ट नहीं है, जैसे कि एंगुलर में है, और टेस्टिंग फ्रेंडली हमारा एंगुलर है, और एंगुलर जेएस नहीं है। और रिलीज़ का देखा जाए तो 2010 में हमारा एंगुलर गूगल ने रिलीज़ किया था, और एंगुलर 2 2016 में हुआ था। तो आप ये सारे करके जाना है, आपको डिफरेंस करके जाना है। अगर इसमें से 3 या 5 भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है, 5 भी कर लोगे तो ज़्यादा है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, 5 ही इम्पोर्टेंट करना है। लाइक वर्ज़न आपको वर्ज़न बता सकते हो, आर्किटेक्चर बता सकते हो, इसमें से लैंग्वेज बता सकते हो, आप मोबाइल सपोर्ट बता सकते हो, या राउटिंग बता सकते हो, या टेस्टिंग और रिलीज़ ईयर बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, ठीक है? तो चलो चलते हैं आगे। एंगुलर का फ्लो क्या है एप्लीकेशन का, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो जो भी हम एप्लीकेशन रन करते हैं, तो एंगुलर डॉट जेसन फाइल हमारी लोड होती है। उसमें उसमें आपको मेन सेक्शन में आपको मिलेगा src/main.ts करके, वहाँ से हमारा main.ts फाइल लोड होता है। और main.ts फाइल हमारा क्या करता है, तो main.ts फाइल क्रिएट द ब्राउज़र एनवायरनमेंट, हमारा ब्राउज़र रेडी करता है। और द फॉर द एप्लीकेशन टू रन अलोंग विद दिस कॉल द फंक्शन कॉल बूटस्ट्रैप मॉडल, और हमारा एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करने के लिए जो भी हमारा एप्लीकेशन कंपोनेंट है सारे को इनिशियलाइज करने के लिए, लोड करने के लिए हमारा बूटस्ट्रैपिंग होता है। और उसके लिए जो बूटस्ट्रैप के लिए कॉल होता है वो बूटस्ट्रैप मॉडल और प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनामिक एंड बूटस्ट्रैप मॉडल करके हेज और फंक्शन है वो रन होता है, ठीक है? तो हम वहाँ से हमारा मेन डॉट टी एस से हमारा मॉडल डॉट टी एस हमारा कॉल होता है। तो वहाँ पे भी बूटस्ट्रैप और ऐप कंपोनेंट लिखा हुआ होता है, और जो ये ऐप कंपोनेंट होता है हमारे ऐप कंपोनेंट होता है वो हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस को लोड करता है। तो ऐप डॉट कंपोनेंट टीएस में हमारा देखेंगे तो वहाँ पे टेम्पलेट यूआरएल रहता है, सिलेक्टर रहता है। तो सिलेक्टर में आप देख सकते हो कि ऐप स्लैश और रूट करके लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे भी हमने ऐप स्लैश रूट करके लिखा हुआ है वो डायरेक्टली कॉल होगा। तो हमने कहाँ पे लिखा है, हमने index.html में हम लिखा है ऐप/रूट क्योंकि आप जहाँ पे भी देखोगे, अगर आपने एंगुलर एप्लीकेशन बनाया और आप index.html में जाके देखोगे तो आपको ये मिलेगा आपको ऐप और डैश रूट मिलेगा। तो आप ये जो यूज़ हुआ है ये राउटिंग के लिए यूज़ हुआ है। मतलब सिलेक्टर जो ऐप रूट यूज़ किया, और जो हमारा जो लोडिंग पार्ट है वो index.html से चालू हुआ। मतलब जो भी हम index.html लिखे और कुछ भी हमारे HTML फाइल में बनाए वो सारा अपने एप्लीकेशन में हमारे ब्राउज़र पे दिखाई देता है। तो ये सारा फ्लो है। और अगर आपको
इसके लिए भी रिलेटेड आपको चाहिए तो मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा और आपको आपको कोड में भी दिखाऊँगा इसको कि कैसे फ्लो होता है, और आपको मैं कंसोल करके या अलर्ट करके मैं आपको वो सारी स्टेप में दिखा सकता हूँ, ठीक है? तो बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको आगे का अपडेट मिलता रहे। तो आप ये फ्लो बता सकते हो, ठीक है? तो आपका स्टार्टिंग में एंगुलर डॉट जेएसपी यूज़ होता है, एंगुलर डॉट जेएसपी में मेन डॉट टीएस करके होता है, मेन डॉट टीएस होने के बाद लोड होने के बाद मेन डॉट टीएस हमारा क्या करता है, मेन डॉट टीएस हमारा ब्राउज़र रेडी करता है और ऐप डॉट मॉड्यूल टेस्ट हमारा करता है, हमारा बूटस्ट्रैपिंग करता है। बूटस्ट्रैपिंग मतलब एप्लीकेशन जो कंपोनेंट सारे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे इसमें उसको लोडिंग और इनिशियलाइज़ करने का काम करता है। और ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस हमारा क्या करता है, उसमें जो हमारी सिलेक्टर और टेम्पलेट की फाइल रहती है जहाँ से हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो भी हमारा एचटीएमएल हमें लोड करना चाहते हैं, तो उसका जो हमारा पाथ है उस पे वहाँ पे ही मिलेगा। जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल देखोगे तो आप ऐप रूट का उधर आपको राउटिंग मिलेगा, तो वो आपका अगर वहाँ से आपको कोई भी कंपोनेंट रिडायरेक्ट करना है तो आपको वहीं पे चेंज करना पड़ेगा, या आपको वहीं से आपको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा कुछ भी। तो आपको ये स्टेप ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है? अभी एनजी कंटेंट, एनजी टेम्पलेट और एनजी कंटेनर क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एचटीएमएल के रिलेटेड कितना नॉलेज है और आपने काम किया है कि नहीं किया है इस पे, क्या ताकि आप बोल ही सकते हो कि ये ज़्यादा तो आप कहीं पे भी देखो एंगुलर एप्लीकेशन में ये ज़्यादा तो यूज़ होते ही है, क्योंकि ये ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, और आपका कोड भी साइज़ हमारा कम हो जाता है इसको यूज़ करने के बाद। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट हमारा एनजी कंटेंट है। यूज़ फॉर कंटेंट प्रोजेक्शन, इंसर्टिंग एक्सटर्नल कंटेंट इनटू अ कंपोनेंट। हमारा जो एनजी कंटेंट है, जो हमारे एक्सटर्नल जो भी कंटेंट है, वो इंजेक्ट करने का काम करता है, इंसर्ट करने का काम करता है, ठीक है? लाइक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको। एग्ज़ाम्पल लाइक अ कोड कंपोनेंट पकड़ लेते हैं हम, और उसमें शायद हेडर, फूटर और बॉडी सेक्शन हो, और हम द कंटेंट ऑफ दिस सेक्शन विल वेरी। ये सेक्शन हमारा हेडर, फूटर, बॉडी, ये हमारे सेक्शन वेरी होते रहते हैं कार्ड में, क्योंकि हमारा कार्ड चेंज होता रहेगा। हमने कार्ड बनाया कौन-सा भी, अगर समझ लो हमने एम्प्लॉयी के लिए कार्ड बनाया और मैनेजर के लिए कार्ड बनाया, वो अलग-अलग रहेंगे, तो उसके हेडर फुटर हमारे चेंज होता रहेगा। तो हमारे द एनजी कंटेंट विल अलाउ अस टू पास दिस सेक्शन टू द कार्ड कंपोनेंट फ्रॉम द पैरेंट कंपोनेंट। दिस एनेबल अस यूज द कार्ड कंपोनेंट एट मेनी प्लेसेस। लाइक ये जो ज़्यादातर जहाँ पे भी हम पैरेंट कंपोनेंट से कुछ भी डेटा, अगर कुछ भी भेज रहे हैं, तो पैरेंट कंपोनेंट से भेज रहे हैं, तो वो चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ भेज जाते हैं, उसमें हम एनजी कंटेंट यूज़ करते हैं। कंटेंट थ्रू हम पैरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा सेंड करते हैं, ठीक है? तो आप ये बता सकते हो कि आपने एग्जांपल देखो अभी यहाँ पे ऐप चाइल्ड का बनाया मैंने, और उसमें क्या है, दिस कंटेंट विल बी प्रोजेक्टेड, ठीक है? ये जो कंटेंट है ऐप चाइल्ड का, जो ऐप चाइल्ड का वो प्रोजेक्ट करना है आपको। पैरेंट कंपोनेंट में हमने ऐप चाइल्ड राउट किया, उसमें हमने दिस कंटेंट विल बी प्रोजेक्टेड किया, और चाइल्ड कंपोनेंट ड्यू एनजी कंटेंट करके लिखा हमने। तो ये प्रोजेक्ट विल बी कंटेंट हियर, जो एनजी कंटेंट में जो ये प्रोजेक्ट रहेगा, दिस कंटेंट विल बी प्रोजेक्टेड, वो एनजी कंटेंट में आएगा हमारा। मतलब जो भी हम पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ भेजेंगे, वो कंटेंट हमें एनजी कंटेंट में मिल जाएगा, ठीक है? एनजी कंटेंट उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है? और एनजी टेम्पलेट की बात करें हम, तो रीयूजिंग पर्पस हम एनजी टेम्पलेट यूज़ करते हैं, ताकि वो ये रेंडर करे हमारा जो एनजी टेम्पलेट में, जो हम भी जो भी कोड लिखते हैं, हमें जो भी एचटीएमएल रहती है, वो हमें रेंडर करनी है डायनामिकली, रीयूज़ करना है, तो उसके लिए एनजी टेम्पलेट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो देखो इसका भी एग्ज़ाम्पल है, जो एनजी टेम्पलेट मैंने करके लिखा है, और उसमें हैश करके माय टेम्पलेट करके लिखा, और एच1 और पी लिखा मैंने। एच1 में लिखा सम हेडर, सम टेक्स्ट लिख के लिया, एचटी टेम्पलेट इतना ही रहा, ठीक है? बट अभी एनजी कंटेनर देख सकते हो आप, यहाँ पे एनजी टेम्पलेट में स्टार करके मैंने एक कॉल किया माय टेम्पलेट करके। एनजी टेम्पलेट आउटलेट और इक्वल टू माय टेम्पलेट करके, तो माय टेम्पलेट मैंने हैश करके लिखा है। तो माय टेम्पलेट क्या करेगा, जब भी मैं एनजी कंटेनर में माय टेम्पलेट कॉल करूँगा, ठीक है? माय टेम्पलेट कॉल करूँगा, तो माय टेम्पलेट कहाँ पे रेंडर होगा? जो नीचे वाले एनजी कंटेनर में है, ये जो सारा का सारा टेम्पलेट है, वो नीचे वाले कंटेनर में लोड हो जाएगा, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि रीयूज़ कैसे होता है। तो जो भी आप टेम्पलेट रीयूज़ करना चाहते हो, जो भी हम यूआई बनाते हैं, उसको कहीं और रीयूज़ करना चाहते हो, तो आपको सीधा क्या कॉल करना है, ये ऐश जो लिखा हुआ है, एक प्रकार से आईडी है, सिर्फ़ आपको आईडी करके कॉल करना है, और वो सारा का सारा टेम्पलेट यहाँ पे कंटेनर में लोड हो जाएगा। तो एनजी कंटेनर यही है, जो आपका सारा कंटेनर, जो कंटेनर जैसा काम करता है। हमारा कंटेनर जो पानी का कंटेनर रहता है, वो क्या करता है, वो स्टोर करता है पानी को। तो ऐसे ही है, ये जो कंटेनर रहता है, वो सारे टेम्पलेट्स को स्टोर करता रहता है, और सारे जो मतलब ये डायनामिकली काम करता है, जो भी कंटेंट हो हमारा कंटेनर में लोड हो जाए, हमें एक्सटर्नल एलिमेंट की ज़रूरत ना हो, जैसे कि div और स्पैन, ऐसा कुछ भी हो, हमारी ज़रूरत ना हो, डायरेक्टली कंटेनर में लोड हो जाए, ठीक है? तो वही है, इंजीनियर कंटेनर इज़ एक्ट्स लाइक अ लॉजिकल कंटेनर विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा डॉम एलिमेंट। ये लॉजिकल कंटेनर है, आपको अलग से डॉम एलिमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, div ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी div देखो यहाँ पे एनजी कंटेनर में लिखा है एनजी इज लॉगिन। अगर इस लॉगिन ट्रू होता है, तो हमारा पी वाला जो है हमारा पैराग्राफ है, वेलकम बैक यूजर करके, वही हमारा दिखा सके। हमें यहाँ पे ड्यू नहीं लिखा, ना स्पैन लिखा, सिर्फ एनजी कंटेनर लिखा, और हमने एनजी करके वो ट्रू मार दिया, और ट्रू होते ही हमारा वेलकम बैक यूजर आ गया। हमें एक्सटर्नल एलिमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, और एक्सटर्नल यूजर की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारा लोडिंग भी कम हो गया। हमारा जो हम यूआई का हम जो हम F12 दबाते हैं, F12 में हम देखते हैं कि वहाँ पे ड्यू वगैरह सारा कुछ दिखाते हैं, जो भी यूजर मतलब ईजी तो रहता है स्पैन, मतलब यूजर में दिखाता है ड्यू यूज हुआ है, पे स्टैन यूज हुआ है, और इजीली भी पता चलता है कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है। बट कंटेनर में ऐसा नहीं होता। कंटेनर हमने एनजी यूज किया, ट्रू किया, और वेलकम बैक यूजर आ गया, पूरा पैराग्राफ
वहाँ पे दिख गया, बट वहाँ पे div यूज़ हुआ है, span यूज़ हुआ है, कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने एक्सटर्नल एलिमेंट यूज़ किया ही नहीं है, कुछ DOM एलिमेंट कुछ ऐड किया ही नहीं है विदाउट एडिंग कुछ DOM एलिमेंट, ठीक है? देखो, ओनली पैराग्राफ टैग विल बी रेंडर इफ लॉगिन इज ट्रू विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा रैपर लाइक अ div, ठीक है? तो ये हो गया। शायद आपको पूरा टॉपिक समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है? और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाइंडिंग्स इन एंगुलर? कौन से टाइप के बाइंडिंग्स हम एंगुलर में यूज करते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ही हम ज़्यादा तो वीडियो में ज़्यादा तो हम एंगुलर एप्लीकेशन में डेटा सेंड करते हैं फ्रंट एंड से बैक एंड में, बैक एंड से फ्रंट एंड में। तो हमारा ज़्यादा तो लाइक वन वे और टू वे बाइंडिंग में हमारा डेटा पास होता है, तो वही सारा बाइंडिंग से हमको मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? एंगुलर प्रोवाइड्स 4 टाइप ऑफ बाइंडिंग टू मैनेज एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टेम्पलेट टू द कंपोनेंट, मतलब HTML टू द टाइपस्क्रिप्ट। हमारा HTML हमारा फ्रंट एंड हुआ, हमारा बैक एंड होगा टाइपस्क्रिप्ट। जो भी हम डेटा भेजते हैं और जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं HTML से लेके टाइप्स के साथ, वो हमारा हो गया बाइंडिंग्स, ठीक है? उसकी हेल्प से ही हम करते हैं सारा डेटा, ठीक है? फर्स्ट हो गया हमारा इंटरपोलेशन, वो हमारा हो गया वन वे बाइंडिंग। इंटरपोलेशन बाइंड द डेटा फ्रॉम कंपोनेंट टू द HTML, मतलब इंटरपोलेशन हमारा डबल करली ब्रेसेस में होता है। जैसे कि हमको डेटा भेजना है बैकएंड से लेके फ्रंट एंड में, जो भी डेटा हम बैकएंड में करेंगे, तो देखो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में बैकएंड में हमने यूजर नेम करके स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, उसमें हमने जॉन पास किया। तो जॉन हमारा कहाँ पे दिखेगा? हमारे HTML के साइड में HTML यूजर नेम करके है, तो यूजर नेम में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वही यूजर नेम हमारा रेंडर होगा फ्रंट एंड में। तो हम डेटा कहाँ से भेज रहे हैं? बैकएंड से फ्रंट एंड में, जो हम डायनामिकली भी इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारे डेटाबेस से वैल्यू आया हम स्ट्रिंग को दे देंगे, हम यूजर नेम को दे देंगे, यूजर वही रिफ्लेक्ट कर देगा आगे। बट हम अगर फ्रंट एंड से हमें चेंज करना है, हमने यूजर नेम की जगह कुछ अलग डाल दिया, तो ये नहीं होगा, एरर देगा, क्योंकि हमारा जो डेटा है हमारा फ्रंट एंड से बैक एंड फ्लो नहीं हो रहा है, हमारे बैक एंड से फ्रंट एंड फ्लो हो रहा है, ठीक है? तो आपको तो पॉइंट लिख के लेना है, ठीक है? सेकंड है हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग, ये भी वन वे बाइंडिंग है। बाइंड टू कंपोनेंट डेटा टू HTML एलिमेंट प्रॉपर्टीज। जो भी हम बाइंड करेंगे, जो भी हम बैकएंड में हम कुछ भी देंगे, हमें वो बाइंड करके देना है प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है? तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा है? हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है प्रॉपर्टी, और हमने एक्सप्रेशन लिखा, और उसमें हमने इमेज सोर्स लिखा HTML के साइड, इमेज सोर्स का हमने दिया इमेज यूआरएल, और हमने बैकएंड में लिखा इमेज यूआरएल स्ट्रिंग करके हमने यूआरएल उसमें पास कर दी। तो यूआरएल क्या हो रहा है? हमने यूआरएल का जो भी स्ट्रिंग हमने सेट कर दिया इमेज यूआरएल के साथ, और इमेज यूआरएल हमारा रेंडर हो गया फ्रंट एंड के साथ, क्योंकि इमेज जो है वो देखेगा सोर्स कि हमारी इमेज यूआरएल मिल रहा है, तो उसको मिल रहा है, तो वो डायरेक्टली उसके फ्रंट एंड में दिखा देगा। तो ये भी वन वे बाइंडिंग है। हमारे बैक एंड में जो भी हम यूआरएल कुछ भी पास करेंगे, वो हमारे फ्रंट एंड में हमारे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी जो यूआरएल है इमेज सोर्स है, वो इमेज सोर्स है, मतलब हमारी इमेज है, वो सोर्स एक तरफ से। जो भी हम सोर्स लाइक फाइल हम रेंडर करने वाते हैं, तो उसमें हम सोर्स लिख कर लिखते हैं। जो भी हम इमेज देने वाले एंगुलर एप्लीकेशन में, तो उसमें सोर्स करके देते हो। तो वो HTML का बात होगी, तो HTML में आपको अलग से टॉपिक बन जाएगा HTML वाला, तो वो भी मैं लेके आऊंगा, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट है इवेंट बाइंडिंग, ये भी वन वे बाइंडिंग है हमारी। जो भी यूजर आगे से क्लिक करेगा, सबमिट करेगा बटन या फॉर्म सबमिट करेगा, उस पे क्लिक पे कुछ ना कुछ एक्शन होगा, तो उसको हम इवेंट बाइंडिंग में बोलते हैं। तो इवेंट बाइंडिंग हमेशा फ्रॉम टेम्पलेट टू कंपोनेंट होता है, मतलब फ्रंट एंड टू बैक एंड होता है, क्योंकि हम फ्रंट एंड पे ही हम बटन दबाते हैं और उसके एक्शन में हमारे रिएक्शन होता है बैक एंड में। तो हमारा सिंटैक्स से हमारा ऐसा इवेंट करके आता है, कटोरी बनती है, और उसको इक्वल टू मेथड करके, जो भी मेथड हम यहाँ पे नाम देंगे वो बैक एंड में हमको देना जरूरी है, तो ठीक है? तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पे बटन क्लिक करके दिया हमने, हैंडल क्लिक मेथड बनाया, ठीक है? तो हमारी बटन के क्लिक पे ये मेथड कॉल हो जानी चाहिए। तो ये क्लिक मी करके जहाँ पे यहाँ पे आप कुछ भी नाम दोगे, वो बटन पे दिखाई देगा, ठीक है? आपने क्लिक मी किया, क्लिक दबाया, क्लिक दबाने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा बैकएंड में हैंडल क्लिक करके। तो हैंडल क्लिक में आपको कंसोल लॉग हो जाएगा, बटन क्लिक हो चुका है, तो ये क्या है? इवेंट है, ठीक है? ये भी वन वे बाइंडिंग है, ये हमारे टेम्पलेट से हमारे कंपोनेंट की तरफ से फ्लो होती है। और हमारा लास्ट है टू वे डेटा बाइंडिंग, जो हमारी बाइंडिंग सिंक्रोनाइज करता है, मतलब सिंक्रोनाइज करता है डेटा बिटवीन टेम्पलेट एंड कंपोनेंट। ये जो बाइंडिंग है दोस्तों, ये हमारी दोनों तरफ फ्लो होती है, ठीक है? हम फ्रंट एंड टू बैक एंड और बैक एंड फ्रंट एंड। तो जो उसको आप देख सकते हो कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट भी बनी है, और क्लोज और ये कटोरी बाइंडिंग भी बनी है, ठीक है? तो वहां से आप देख सकते हो कि एनजी मॉडल आपने बाइंड कर दिया यूजर इनपुट के साथ, और यूजर इनपुट आपने इंटरपोलेशन के साथ ले लिया, और यहाँ पे आपने बैकएंड से भी यूजर इनपुट ले लिया। स्ट्रिंग में आप कुछ भी यूजर इनपुट में पास कर सकते हो, वही पास होकर हमारे एनजी मॉडल के साथ बाइंड हो जाएगा बैकएंड से फ्रंट एंड के साथ। और वो भी आप बाहर उधर से भी आप इनपुट लेते हो, कहीं से भी आप एनजी मॉडल में कुछ भी बाइंड करते हो, तो वो भी हमारे यूजर इनपुट में दिखाई देगा। टू वे बाइंडिंग हमारे फ्रंट एंड से बैकएंड में, बैकएंड से फ्रंट एंड में कुछ भी करना चाहिए। अगर हम एनजी मॉडल में आप कुछ पास करते हो फ्रंट एंड से, और हमें फॉर्म की तरफ फॉर्म बना रहे हो, और हमें फॉर्म के क्लिक पे हमने साइन इन किया, उसके हिसाब से हमने यूजर इनपुट डाली, और वो सारा का सारा डेटा हमें पीछे लेके जाना है डेटाबेस के साथ। तो हम एनजी मॉडल यूज करेंगे, एनजी मॉडल में सारे हम डेटा वो बैकएंड में क्लिक होगा, बैकएंड में हम सारा कंपोनेंट्स का डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ हमने बैकएंड में भेजना है। तो हमें नोट ये कि टू यूज एनजी मॉडल यू मस्ट इंपोर्ट फॉर्म्स मॉडल इन एंगुलर मॉडल। आपको एनजी मॉडल यूज करना है, तो आपको इंपोर्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हम फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट करें।
आप अगर एक फ्रेशर हो तो आपको समझ में आए कुछ एरर आ रहा है कि आप एनजी मॉडल नहीं कर पा रहे हो, तो आप समझ लेना कि आपको कुछ इंपोर्ट करना है। तो आपको इंपोर्ट करेगा तो सीएलआई में एरर देगा, तो आपको सीएलआई अगर वो एरर दे रहा है, आप सर्च करो ब्राउजर पे, आपको इजीली वो एरर मिल जाएगा कि किस टाइप का एरर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाउ कैन यू अचीव द उप कंसेप्ट इन एंगुलर? उप कंसेप्ट कैसे अचीव कर सकते हो? एंगुलर being is TypeScript based framework support to object oriented programming concept like abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism। तो टाइपस्क्रिप्ट में जो हमारा उप्स कंसेप्ट है वही है टाइपस्क्रिप्ट में हमारा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी जो कंसेप्ट है हमारे एंगुलर में यूज होती है। तो हम अचीव कैसे करेंगे उप कंसेप्ट को? इसके साथ ही करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन के साथ, एनकैप्सुलेशन के साथ, इनहेरिटेंस के साथ और पॉलीमॉर्फिज्म के साथ। ये सारे जो कंसेप्ट है उसको यूज करेंगे और हम आपको उप्स कंसेप्ट हम बनाएंगे, एंगुलर का एप्लीकेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाएंगे, ठीक है। पहला है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन वो क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है एसेस को क्लास के प्रॉपर्टीज के साथ एंड मेथड के साथ। हमारा जो भी है प्राइवेट, हम प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे, वो एक सिर्फ क्लास में ही एक्सेस होगा, आउटसाइड क्लास उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सेम थिंग है जो हम अदर क्लास, अदर लैंग्वेज में पढ़ते हैं वही है, ठीक है। तो ये जो कोड है, एग्जांपल है, आप देख सकते हो, उसको प्राइवेट सैलरी करके दी है और प्राइवेट सैलरी हमारे प्राइवेट करके दी, मतलब उसको उसी क्लास में एक्सेस होगा, आउटसाइड क्लास आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप कोड देख सकते हो और आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। क्रिएट द चाइल्ड क्लासेस दैट रीयूज द पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी एंड मेथड्स। इनहेरिटेंस कैसे रहता है? जो भी हमारे पेरेंट क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज, मेथड्स, कुछ भी हम इनहेरिट करना है चाइल्ड क्लास में, तो हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं। जिसका भी आप देख सकते हो, इनहेरिटेंस में यूज करने के लिए हम एक्सटेंड्स यूज करते हैं, एक्सटेंड्स यूज करते हैं, ठीक है। क्लास इंप्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन, जो पर्सन के जो प्रॉपर्टी, जो मेथड है क्रिएट करके जो हमें इनिट करनी है एम्प्लॉय के साथ, तो हम उसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करना मतलब है इनिट कर रहे हैं हम पर्सन क्लास को एम्प्लॉय के साथ, ठीक है। तो हो गया इनहेरिटेंस, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन, डिफाइन द कॉमन स्ट्रक्चर विदाउट इंप्लीमेंटेशन। तो वही है, हमें डिफाइन करना है, हमें सिर्फ डिक्लेयर करना है और हम इंप्लीमेंट करेंगे चाइल्ड क्लास में, उसको भी एक्सटेंड करके ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास किया है, शेयर का शेप करके, और एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेट एरिया करके नंबर किया है। तो उसको सिर्फ हमने डिफाइन किया, मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, और उसमें हमने एक्सटेंड किया शेप को, शेप को एक्सटेंड किया और हमने वो अचीव करना है, तो हमने उसको कंस्ट्रक्टर भी यूज किया है। कंस्ट्रक्टर यूज करके हमने जो रेडियस का जो पैरामीटर है वो लिया है, मतलब जो भी हम एक्स्ट्रा फील्ड्स लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, वो हम कंस्ट्रक्टर थ्रू लेते हैं, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर थ्रू हम जो भी डेटा हम चाहते हैं, हम जो भी फील्ड हम चाहते हैं कि हमें मिले, वो हम कंस्ट्रक्टर थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है, यूज अ सिंगल मेथड इन मल्टीपल वेज। पॉलीमॉर्फिज्म पता है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग with the same name, different same name with the different parameters, with the same name and same parameters। वही है पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट इसमें भी। और आप देख सकते हो एग्जांपल, ठीक है। तो आपको इशारा करके जाना है, इतना ज्यादा कुछ करना नहीं कि आपको पूरा डिटेल में करना है, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कोड दिखा रहा हूँ। बट आप एक कंसेप्ट भी बता दो कि आपने अचीव कैसे करते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन करके आप अचीव कर सकते हो। अगर बोला कि कोड लिखो, तो आपको मैंने ऐसे भी देखा दिया है और इस पे तो आप वो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि इनहेरिटेंस कैसे करते हैं और एब्स्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इनकैप्सुलेशन कैसे करते हैं क्लास में, तो वही आपको दिखाना है बस, ठीक है। व्हाट आर द एंगुलर लाइफ साइकिल हुक्स व्हिच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंगुलर लाइफ साइकिल हुक? तो एंगुलर लाइफ साइकिल हुक क्या है और व्हिच इज मोस्ट कॉमनली एंगुलर लाइफ साइकिल हुक कौन सा है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो कंस्ट्रक्टर ng on it, ng on changes, ng do checks, ng after contain init, contain check, ng after view init, view check and the ng on retry। तो ये सारे हमारे ng लाइफ साइकिल हुक है एंगुलर के। तो ये आपके पूछे जाएंगे, 101% आपको पूछे जाएंगे। अगर फ्रेशर हो तो 101%, अगर एक्सपीरियंस हो तो 70 to 80% चांसेस है कि आपको ये पूछा जाए, ठीक है। तो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो पार्ट हमारा लाइफ साइकिल हुक का नहीं है। जो कंस्ट्रक्टर हमारा काम करता है कि जो भी हमारे कंपोनेंट लोड होने के पहले, जो भी हमारा कंपोनेंट है उसके लोड होने के पहले, जो भी आप कुछ लोड करना चाहते हो, आप सर्विस पास करना चाहते हो, सर्विस का डेटा लेना चाहते हो, तो आप कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो, ताकि हम हमारा कंपोनेंट लोड हो जाए, उसके बाद हमारे वो डेटा मिल जाए, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब हमारा कंस्ट्रक्टर लोड होता है, उसके बाद हमारा कंपोनेंट लोड होता है। अगर हमारा कंपोनेंट लोड होगा तो उसके बाद आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी, जो भी हमने सर्विस से कॉल किया है वो कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर डेटा लेकर रखता है। जब भी हमारा कंपोनेंट लोड हो, वो हम ले डेटा उससे ले कंपोनेंट के, मतलब कंस्ट्रक्टर से हम डेटा ले और उसको हम यूआई पे दिखा सकते हैं कंपोनेंट लोड होने के बाद। तो इसकी वजह से हमारा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है हमेशा, ठीक है। तो देख सकते हो, कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ हुक बट दिस इन्वॉल्व व्हेन एंगुलर क्रिएट द कंपोनेंट और डायरेक्टिव बाय कॉलिंग अ न्यू ऑन द क्लास। इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंस्ट्रक्टर आपको पूछा जाएगा कि आप कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है और कंस्ट्रक्टर और एनजी ऑन इट में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको दोनों करना है कि डिफरेंस क्या है, आप पढ़ लेना। क्योंकि कंस्ट्रक्टर और एनजी ऑन इट की बात करें तो कंस्ट्रक्टर हमारा सर्विस, जो भी इनिशियलाइज सर्विस हम लाते हैं बाहर से, जो भी हम सर्विस डिपेंडेंट इंजेक्शन यूज करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर में उसको पास करते हैं, या जो भी हम एचटीटीपी क्लाइंट यूज करते हैं, जो भी हमारा एचटीटीपी से रिलेटेड जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो भी हम डेटा
डेटा भेजते हैं, हम कंस्ट्रक्टर थ्रू ही भेजते हैं, हम कंस्ट्रक्टर थ्रू ही इनिशियलाइज़ करते हैं उसको। और एनजी यूनिट में हम फंक्शन और मेथड जो भी हम लोड करना चाहते हैं, कंपोनेंट के साथ हमारा लोड होना चाहता है, जो भी हम इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, हम उसमें एनजी यूनिट में करेंगे, वही डिफरेंस है। और हमारा दिखाना है कि आपको कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, फिर एनजी यूनिट करेगा। वो आपको बताएगा कि कंपोनेंट में हमने कंस्ट्रक्टर में हमने एक कॉल किया और हमने कंसोल लॉक किया और हमने एनजी यूनिट में कॉल किया, कंसोल किया, तो कौन सा कॉल होगा पहले, तो आपको बताना है कंस्ट्रक्टर वाला कॉल होगा, ठीक है। तो सेकंड है इंजो ऑन चेंजेस, इन्वोक एवरी टाइम देयर इज अ चांस चेंज इन वन ऑफ द इनपुट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट। जो भी इनपुट प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंजेस होता है, तो एनजीओ ऑन जो चेंजेस वो भी है इनपुट चेंजेस वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और एनजीओ ऑन इट, हमारा एनजीओ ऑन इट इन्वोक व्हेन गिव्स अ कंपोनेंट हैज बीन इनिशियलाइज्ड, यूज्ड फॉर इनिशियलाइज द फील्ड फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट बेसिकली व्हेन वी वांट टू लोड द डेटा आफ्टर कंपोनेंट लोड। जो भी हमारा कंपोनेंट लोड होता है, जो भी हमें डेटा चाहिए, जो भी हम सर्विसेज से लेते हैं, वो कंस्ट्रक्टर थ्रू लेते हैं, और कंस्ट्रक्टर जो डेटा है हम आ रहा है, हम उसको एनजीओ ऑन इट में हम इनिशियलाइज कर देंगे। जो भी हम फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, हम फंक्शन हम एनजीओ ऑन इट में कॉल करेंगे। जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो भी हम फ्लो वाइज चाहते हैं, हम वैसे ही फ्लो हुक्स उसकी है कि हुक्स कैसे यूज कर सकते हैं हम एंगुलर एप्लीकेशन में। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको डिटेल में करके जाना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सको, ठीक है। तो एनजी डू चेक इन्वोक व्हेन द चेंज डिटेक्टर ऑफ गिवन गिव्स अ कंपोनेंट इज इन्वोक इन कंपोनेंट एनीवेयर वी कैन चेंज दिस विल डिटेक्ट बट नॉन कंपोनेंट लेवल। जो भी कंपोनेंट लेवल पे कुछ भी चेंज होता है, तो ये हमारे एनजी डू चेक करेगा, ठीक है। कुछ भी कंपोनेंट लेवल पे चेंज होता है, वो एनजी डू चेक देखेगा, ठीक है। तो ng on destroy, this method will be invoked just before Angular destroy the component. Use this hook to unsubscribe the observable and detach every handler to avoid memory leaks. जो भी हमारी मेमोरी लीक होती है, जो भी हम कनेक्शन बनाते हैं, उसको अनसब्सक्राइब करने का काम ng on destroy करेगा बिफोर कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने के पहले, ठीक है। समझ लो हमने सब्सक्राइबर बना ऑब्जर्वर बना के रखे, हमने डेटा लेके रखे, डेटा लेकर रखा है बैकएंड से हमने एपीआई थ्रू, और वो डेटा हमने सब्सक्राइब किया है, बट हमने अनसब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या होगा, मेमोरी लीकेज बढ़ेगा। मेमोरी लीकेज बढ़ेगा मतलब जो हमारे जो ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहे, मतलब जो उसका असलियत में कुछ यूज नहीं है और वो एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं, मतलब वो खाली पड़ी है मेमोरी, वो भरी पड़ी हुई है, उसको खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो खाली करने के लिए हम एनजीओ अनडिस्ट्रॉय यूज करते हैं, तो उसको ही मेमोरी लीक बोलते हैं। मेमोरी लीक का मतलब जो है, जो हमारी उस मेमोरी की जरूरत है और वो खाली नहीं है, वो किसी और ने ऑक्यूपाई करके रखी है और वो हमें खाली करनी है बट खाली नहीं होगी, तो उसको हम मेमोरी लीक बोलते हैं कि हम खाली करना पड़ेगा। तो हम कुछ भी कनेक्शन बनाते हैं, तो उसको जरूरी है कि हम उसको क्लोज करें कनेक्शन को। जो भी हम फाइल बनाते हैं उसको क्लोज करो, ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जर्वर बनाते हैं, प्रॉमिस बनाते हैं, उसको अनसब्सक्राइब करने की जरूरत है, प्रॉमिस तो अनसब्सक्राइब नहीं होता, तो उसको हम अलग तरह से हम उसको डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करें ताकि हमारे मेमोरी लीक होने की प्रॉब्लम कम हो सके, ठीक है। तो ये सारी जो एंजो इंडस्ट्री वही देखता है कि जो अननेसेसरी थिंग्स है उसको निकाल फेंको, ठीक है। तो important NG do check and NG on changes should not be implemented together on the same component. NG do check and NG on changes वो एक साथ हमें इम्प्लीमेंट नहीं करनी है, ठीक है। तो ये अलग से अलग अदर टॉपिक है, बस आपको इंपॉर्टेंट देखना है कि अगर पूछा जाए कि आप एनजी टू चेक एनजी ऑन चेंजेस साथ में इंप्लीमेंट कर सकते हो क्या, तो आपको नहीं बोलना है कि हम साथ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एनजी आफ्टर कंटेंट, एनजी आफ्टर व्यू यूनिट क्या है, तो ng after content it is called the after content HTML projected via ng content has been initialized in the component। जो भी हम ng content थ्रू हम इनिशियलाइज करने का ट्राई करते हैं कुछ HTML, उसको बोलते हैं हम ng after content init, ठीक है। ट्रिगर वंस आफ्टर एंगुलर कंप्लीट द प्रोजेक्शन इन कंटेंट इनटू द कंपोनेंट। जो भी हमारा ट्रिगर होता है, जो भी हम HTML प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ng कंटेंट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हम जो भी कंटेंट करेंगे, तो उसके बाद का है जो भी हमारा जो हुक होगा वो काम करेगा, ठीक है। और fg आफ्टर व्यू यूनिट कॉल आफ्टर द कंपोनेंट्स व्यू एंड इट्स चाइल्ड व्यू हैव बीन ट्रिगर। मतलब एनजी आफ्टर कंटेंट व्यू ऐसा है कि आप जो भी हमारा कंपोनेंट व्यू और चाइल्ड व्यू जो भी इनिशियलाइज हो जाएगा उसके बाद हमारा कॉल होगा। मतलब व्यू जो भी हो, कंपोनेंट हो या चाइल्ड लेवल का हो, जो भी हमारा व्यू हमारा इनिशियलाइज होगा उसके बाद हम एनजी आफ्टर कंटेंट व्यू यूनिट यूज कर सकते हैं। तो यही है हमारे हुक्स। तो आपको इसमें से इंपॉर्टेंट ज्यादा तो पूछे जाते हैं कंस्ट्रक्टर, एनजी ऑन चेंजेस, एनजी ऑन इनिट, एनजी टू चेक एंड एनजी ऑन डिस्ट्रॉय। तो उसके लिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी रखी है। अगर आपको समझना है इसको अलग से, तो मैं इसके अलग से मैं ज़्यादा से अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उसमें आपको मैं दिखाऊँगा कि कौन सा हुक कैसे टाइम पे कॉल करते हैं। हम उसमें अलर्ट लगाएँगे, बहुत सारा कोडिंग के थ्रू करेंगे, वो अलग से करेंगे। बट वो कैसा है, मेरे पास सेटअप बना नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि अलग से मेरा लैपटॉप है और उसमें अभी कॉन्फ़िगरेशन करना बचा है। तो मैं एक बार कॉन्फ़िगर कर लूँ, फिर आपको मैं कोडिंग थ्रू ही बताऊँगा इसको, ठीक है? तो
चलो, व्हाट आर द डायरेक्टिव्स एंड डेकोरेट्स इन एंगुलर? ये मैं आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि इसमें देखा जाए कि एंगुलर वॉच से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको अगर अलर्ट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल आपको अपडेट करते रहिए, अपडेट करती रहेगी कि आप मेरा नया वीडियो आया और आप देख सकते हो आगे के जो क्वेश्चन है सारे। तो टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स इन एंगुलर: कंपोनेंट, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। दो तीन डायरेक्टिव्स है, कंपोनेंट, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट। आप इस हिसाब से भी इसको ध्यान में रख सकते हो, सैक करके पहले स्ट्रक्चर, फिर एट्रीब्यूट एंड कंपोनेंट, सैक करके। तो कंपोनेंट क्या है? डायरेक्टिव विद टेम्पलेट। कंपोनेंट डायरेक्टिव विद टेम्पलेट्स है, मतलब जो भी कंपोनेंट है उसको हम टेम्पलेट रहता है डायरेक्ट कंपोनेंट में। आप देखो तो एट कंपोनेंट, जो भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, हमारा जो फाइल बनता है एट कंपोनेंट के साथ बनता है। तो एट कंपोनेंट क्या है? हमारा डेकोरेटर भी है, बट हमारे जो कंपोनेंट बनाते हैं हम कंपोनेंट में क्या बोलते हैं? हमारे टेम्पलेट के साथ हमारा कंपोनेंट बनता है, तो हम डायरेक्टिव विद अ टेम्पलेट करके बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव में क्या है? स्ट्रक्चर डायरेक्टिव में बात सकते थे, चेंज लेआउट ऑफ द एलिमेंट। जो भी हमारा लेआउट एलिमेंट्स का, उसको चेंज करने का काम हमारा स्ट्रक्चर डायरेक्टिव करता है। तो आप देख सकते हो, दे वर्क बाय एडिंग और रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द डॉम, लाइक ngIf, ng for, ngSwitch हम यूज करते हैं, ताकि हमारा जो भी कंटेंट है वो ऐड और रिमूव हो सके। ngIf करेंगे, ट्रू होगा तो वो दिखेगा कंटेंट, और फॉल्स होगा तो नहीं दिखेगा। ng for में हम लूप चलाते हैं, लूप के हिसाब से हम उसमें ngIf भी लगा सकते हैं नेस्टेड नेस्टेड के साथ, और ngSwitch के साथ हम जो भी हम केसेस है, हमारी मल्टीपल केसेस रहती है, वो हमें वो दिखानी है, वो तो उस हिसाब से भी हम ngSwitch यूज करते हैं। तो मतलब जो भी हम लेआउट में चेंज करेंगे उसके हिसाब से हमें बनाना है ngSwitch इंच क्लास। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिए दोस्तों, चार्जिंग के लिए लगानी है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। उसमें चेंज अपीयरेंस और बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। इसमें हमें बिहेवियर का चेंज और पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी चेंज है, लाइक अ डायरेक्टिव, लाइक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, जो भी हम एट्रीब्यूट पास करते हैं, लाइक एनजी स्टाइल, एनजी क्लास हम पास करते हैं। तो एनजी स्टाइल हमारे एनजी क्लास क्या करता है? जो भी हमारे यूआई के साइड जो भी हमने एलिमेंट कहे हैं, जैसे कि हमने कुछ क्लास बनाया, क्लास में जैसे हमने सीएसएस क्लास में हम क्लास बनाते हैं कि हमें कुछ ऐसे बैकग्राउंड में सब तरह के हमें चेंज चाहिए, सब तरफ हमें चेंज करना है, कलर चेंज करना है, जो भी हमारे सारे कंपोनेंट पे हमारे चेंज हो जाए। तो हम एनजी क्लास में जो भी हम एट्रीब्यूट पास करते हैं और क्लास पास करते हैं, वो क्लास के हिसाब से हमारा यूआई बनता है। तो हम ज़्यादा तो ये यूआई के साइड यूज होता है। ठीक है, जो भी हम स्टाइल और अपीयरेंस को भी चेंज करना चाहते हैं, we use the attribute directive to apply condition style to element, show or hide the element, or dynamically change the behavior of component according to changing the property। जो भी हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, स्टाइल को इंजिस क्लास के साथ कुछ भी हम पास करेंगे, क्लास पास करेंगे, स्टाइल पास करेंगे, उसके हिसाब से हमारा कलर चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेकोरेटर। डेकोरेटर आर पावरफुल फीचर दैट अलाउ यू टू ऐड मेटाडेटा टू क्लास, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स। द मेटाडेटा डिफाइन हाउ द एंगुलर शुड प्रोसेस एंड यूज दिस एलिमेंट influencing the behavior of component directive service and pipe। डेकोरेटर जो होता है, मतलब मैं बता सकता हूँ कि एक मेटा डेटा होता है, लाइक एट द रेट के साथ यूज होते हैं, एट द रेट कॉम्पोनेंट, एट द रेट इनपुट, एट द रेट आउटपुट, एट द रेट जो भी एट द रेट लगाते हैं, तो हमारा एट द रेट बताता है कि ये क्लास कौन सा है। ठीक है, हम एनजी मॉडल यूज करते हैं, एट द रेट एनजी मॉडल, एट द रेट एनजी मॉडल बताया मतलब एनजी मॉडल का काम क्या है। ठीक है, एट द रेट कॉम्पोनेंट बताया तो मतलब ये समझ में आता है कि कॉम्पोनेंट है, एनजी मॉडल बताया कि एनजी मॉडल है, और एनजी एट द रेट इनपुट है, एट द रेट आउटपुट है, तो उसके हिसाब से मतलब ये एक प्रकार से पता जाए कि मेटा डेटा है, और ये बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सारे डेकोरेटर आप बता सकते हो, ऐसे बता सकते हो। ठीक है, तो ये फीचर है जो आपको ऐड करता है कि मेटा डेटा आप प्रोवाइड कर सकते हो, एक आधी क्लास को आप पावरफुल बना सकते हो। ठीक है, लाइक हमने एट मॉडल डिक्लेयर किया, वो बन गया मॉडल, एट कॉम्पोनेंट बनाया, एट कॉम्पोनेंट बन गया कॉम्पोनेंट, मतलब एक डेटा मेटा डेटा हो गया, वो बताता है कि मैं वो कॉम्पोनेंट हूँ। ठीक है करके, तो उसमें कॉम्पोनेंट बता सकते हो आप, एट कॉम्पोनेंट कौन से टाइप के डेकोरेटर मैं अभी वो बता रहा हूँ। ठीक है, एट कॉम्पोनेंट यूज टू डिफाइन अ कॉम्पोनेंट विच इज बिल्डिंग अ ब्लॉक इन एंगुलर। वही बोला कि जैसे भी आप कंपोनेंट डिक्लेयर करते हो, यूज करते हो, हम जैसे सीएलआई में पास करते हैं, इंजन न्यू कंपोनेंट का नाम देते हैं, कंपोनेंट क्रिएट होता है, तो हम कंपोनेंट की फाइल में जाके हम देखें टीएस फाइल में, तो आप देख सकते हो वहाँ पे कि एट कंपोनेंट करके लिख के आता है। ठीक है, तो मतलब वो डेकोरेटर हो गया, वो हो गया कंपोनेंट डेकोरेटर। ठीक है, डायरेक्टिव used to create a directive which is a class that can modify the behavior of element in the DOM। हमने पीछे भी डायरेक्टिव देखा, तो डायरेक्टिव में क्या है, सैक करके है। मैंने स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट वो सारा बताया आपको कंपोनेंट करके, वो सारे डायरेक्टिव्स तो है। जो डायरेक्टिव्स जो है हमारे, जो हमारे डॉम एलिमेंट में जो हमारा मॉडिफाई करते हैं, बिहेवियरली मॉडिफाई करता है, जो हमारे मॉडल, हमारे जो डॉम है उसको दिखने में अच्छा बनाता है, उसको कलरफुल बनाता है, और उसको लाइक उसको एक मॉडिफाई करते हैं डॉम को हम, जो एचटीएमएल के साथ हम जो मॉडिफाई और जो स्ट्रक्चर और जो भी चेंजेस करते हैं, हम किसके साथ करते हैं, डायरेक्टिव के साथ करते हैं। ठीक है, तो और इंजेक्टेबल, एडेड इंजेक्टेबल,
यूज्ड टू डिफाइन अ सर्विस और द इंजेक्टेबल क्लास दैट कैन बी इंजेक्टेड इनटू अदर कंपोनेंट और सर्विसेज। ये इंजेक्टेबल हम किसके साथ यूज करते हैं? डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ। जो भी हमारे एक्सटर्नल सर्विसेज, जो भी हम डेटा बैकएंड से लेके आ रहे हैं, एपीआई से लेके आ रहे हैं, उसको हम अलग अलग कंपोनेंट को हम देते हैं सर्विसेज के थ्रू। तो हम क्या यूज करते हैं? वहाँ पे इंजेक्टेबल यूज करते हैं। जो भी हम डेटा और सर्विस हम इंजेक्ट करते हैं अदर क्लासेस, अदर कंपोनेंट के साथ, तो हम एट वहाँ पे देखो कि एडेड इंजेक्टेबल लिखा हुआ, मतलब ये जो हमारा इंजेक्टेबल, वो जो हमारी सर्विस है वो इंजेक्टेबल है, अदर कंपोनेंट्स में यूज की जाएगी, अलग सर्विसेज में, अलग कंपोनेंट में यूज किया जाएगा सारा डेटा। ठीक है? तो हेटेरोइड पाइप, आपको पता है ये 2 टाइप के पाइप होते हैं, इम्प्योर इम्प्योर पाइप होते हैं। और वो पाइप का हमारा क्या काम है? ट्रांसफॉर्म करने का काम है। जो भी एक टाइप का डेटा है अदर टाइप में ट्रांसफॉर्म करेगा। और हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, लाइक डेट हम अपर केस लोअर केस कर सकते हैं। हमारे लोअर केस में डेटा हमें अपर केस में करना है, अपर केस का डेटा लोअर केस में करना है, हमारा कुछ डेटा करेंसी वाइज चेंज करना है। हम लाइक हम खुद पाइप बना सकते हैं, अलग से पाइप का कंपोनेंट बना सकते हैं, पाइप बना सकते हैं, उसमें हम हमारे हिसाब से कुछ भी हम पाइप बना सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो पाइप माने कि हमारा जो भी डेटा है हम असिंक्रोनसली ट्रांसफर करें, या मैं ऐसे एक बाय एक ट्रांसफर करें, या डेटा मतलब डायनामिकली ट्रांसफर करें या मैन्युअली ट्रांसफर करें, हम दोनों टाइप से कर सकते हैं। ठीक है? तो आप देख सकते हो पाइप के सारे बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बट पाइप के लिए शायद मेरे पास है, वीडियो में मैं लेके आऊंगा। ठीक है? ठीक है? एट एंड एट आउटपुट, ये जो डेकोरेटर है दोस्तों, ये हमारा पैरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू डेटा पास करने के लिए, जो भी डेटा हम पास करेंगे पेरेंट से लेकर चाइल्ड तक, चाइल्ड को, चाइल्ड से लेके हम पेरेंट को पास करेंगे, तो वो जो भी फ्लो है वो हमारे ये 2 डेकोरेटर देखते हैं। ठीक है? तो यूजिंग कंपोनेंट टू बाइंड डेटा टू फ्रॉम द कंपोनेंट, ये अलग डेफिनेशन है, बट मैं बताऊंगा। एट इनपुट हमारा पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करता है, एट आउटपुट डेकोरेटर हमारा चाइल्ड टू पेरेंट डेटा पास करता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारे 5 डेकोरेटर हो गए, इसके आगे नहीं है। ठीक है? 5 डेकोरेटर हो गए, तो मैं आगे क्वेश्चन बनाऊंगा। देखो दोस्तों, अभी तक मैंने बनाया नहीं है, तो मैं बनाने के लिए ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं समझ गया था लंबा वीडियो बनने वाला, बहुत सारा टॉपिक है, एंगुलर का बहुत बड़ा